हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल यूनिवर्सल जीएस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आधुनिक भारत का फर्स्ट वीडियो जो है डालने जा रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में विदेशियों का आगमन किस प्रकार रहा तथा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस प्रकार होती है। 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा के आगमन से पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे, लेकिन केप ऑफ गुड होप से होकर जब वास्को डी गामा 1418 में कालीकट पहुंचा तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। पुर्तगाली भारत में व्यापार करने आए थे, परंतु इनका छिपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत से परिवर्तित करना और अपने प्रतिद्वंदियों को, विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाली पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार करना। दोस्तों, हम यहाँ पे बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और भारत आगमन में सबसे पहले देखा जाए तो सितंबर 1599 में लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 80 अंग्रेज व्यापारियों की एक सभा को बुलाया गया था। इस सभा में भारत में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्ष का व्यापार करने का अधिकार दे दिया और यह कंपनी एक निजी कंपनी थी। यह अपने शेयरधारकों से मिलकर बनी हुई थी। 1599 में सर्वप्रथम जॉन मिडल हॉल नामक अंग्रेज सूरत आया। व्यापारिक निरीक्षण के लिए 1609 में आए नवीन चार्टर द्वारा कंपनी के व्यापार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। आर्थिक रूप से डच कंपनी इंग्लिश कंपनी कमज़ोर थी। डच कंपनी से इंग्लिश कंपनी कमज़ोर थी। कंपनी का संस्थागत ढांचा दो संस्थागत कंपनी का ढांचा बनाया गया था। पहला था स्वायत्तधारी मंडल सीओपी और दूसरा था निदेशक मंडल। तो स्वायत्तधारी में कंपनी के शेयरधारक थे, ये कंपनी के मालिक थे। ये सीओडी के सदस्यों की नियुक्ति के लिए वोट करते थे। निदेशक मंडल वहीं पे इनके कुल 24 सदस्य थे। इन्हें 24 सदस्यों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता था। निदेशक मंडल की राइटर फैक्टर और अप्रेंटिस नियुक्ति करते थे। कंपनी का भारत में विकास और भारतीय शासक को हम अब देखेंगे तो यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस और बादशाह जहांगीर कंपनी द्वारा भारत में व्यापारिक कोठी स्थापना का काम 1608 में कैप्टन हॉकिंस ने किया था। यह हेक्टर नामक जहाज़ से कैप्टन हॉकिंस आया था। यह जेम्स प्रथम का राजदूत था। यह अकबर के नाम का पत्र लाया था जिसको जहांगीर को दे दिया गया था। यह आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में मिला था। कैप्टन हॉकिंस को बहुभाषा का ज्ञान था, फारसी, उर्दू, तुर्की, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी। दरबार में फारसी में बातचीत की क्योंकि मुग़लों की राजकीय भाषा थी। जहांगीर ने इसे 400 मनसब दिया। खुश होकर के जहांगीर ने इंग्लिश खां और फिरंगी खां की उपाधि दी। जहांगीर से वार्ता के समय 1609 में सूरत में एक कोठी की स्थापना का आदेश दे दिया, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। वर्ष 1611 में कैप्टन मिडलटन के नेतृत्व में गुजरात सूरत के पास पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और इसकी जहाज़ को छीनकर जहांगीर को दे दिया। इसी समय जहांगीर प्रभावित हुआ और सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने के लिए आदेश दिया। इसके पूर्व अंग्रेज मसूलीपट्टनम में 1611 में एक कारखाना स्थापित कर चुके थे। यहाँ पे देखा जाए तो जहांगीर और सर टॉमस रो का क्या संबंध था। सर टॉमस रो और जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। इससे सूरत, अजमेर, अहमदाबाद, भड़ोच, आगरा और बड़ौदा का दौरा किया। जहांगीर से यह अजमेर में मिला। यह 1619 में भारत में रहा था। तो कुल मिला के जहांगीर और सर टॉमस रो का संबंध अच्छा था। भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया था उस समय गुजरात के समस्त उत्तर भारत में छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। गुजरात जो था वो समस्त उत्तर भारत छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी कि जिसके पास नौसैनिक शक्ति न हो, और न इनके पास
न ही इसके बारे में किसी ने सोचा था। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या फितौरिया अड्डा पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता कायम रखना चाहते थे। पुर्तगालियों का पहला संघर्ष कालीकट के शासक जामोरिन से हुआ, जब उन्होंने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया। तब पुर्तगालियों ने वहां पर गोलीबारी की। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए पश्चिम से सोना और चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। यहाँ पे मालाबार के कोंकण तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिम भारत में लाफ्टा एक प्रकार का कपड़ा था, चिट्स इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। हम देखेंगे पुर्तगाली और मुग़ल शासक के बीच कैसा संबंध था। 1572 में अकबर ने कैम्ब्रे का दौरा किया था। इसी समय अकबर ने पहली बार समुद्र में देखा और पुर्तगालियों से मुलाकात हुई। अकबर को क्षेत्र में व्यापार करने के लिए गोवा के कार्यालय से लाइसेंस लेना पड़ा। अकबर के निवेदन पर 15 फरवरी 1580 ईस्वी को फादर एक्विवा और फादर मानसरात फतेह सिकरी की यात्रा पर गए। जहांगीर ने अकबर की उदारवादी नीति को आगे बढ़ाया। शाहजहां ने पुर्तगालियों के मेल मिलाप के नीति को बदला और पुर्तगालियों के क्षेत्र में हुगली पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। यहाँ पे शाहजहां ने थोड़ा सा पुर्तगालियों के मेल मिलाप के नीति को बदला और उन पे आक्रमण करके कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों की नीतियाँ क्या थी? पुर्तगालियों की नीतियाँ थी ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टज या परमिट व्यवस्था, आर्मेडा व्यवस्था। ये सारी नीतियाँ पुर्तगालियों की थी। पुर्तगालियों की क्या क्या देन है? पुर्तगालियों ने भारत में को आलू, मटर, तंबाकू, पपीता, बादाम, काजू, शकरकंद, मूंगफली, मटर, लीची, संतरा, अल्फांसो आम और आबर लेडी आम, ये सब जो है लाए थे इंडिया में। पुर्तगालियों ने गोवा में सर्वप्रथम छापखाना 1556 में ईस्वी में खोल दिया था। पुर्तगालियों ने भारत में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना किया। ईसाई धर्म भारत में 1542 ईस्वी में प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर भारत में लाए गए और पुर्तगालियों ने भारत में राजनीतिक संघर्ष और उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा दिया। पुर्तगालियों ने हमें संस्कृति के क्षेत्र में यूरोपीय वेशभूषा और पहनावा और तरीके दिए थे। पुर्तगालियों ने भारत में क्रूजेडो नामक सोने का सिक्का चलाया था। तो इस तरह से पुर्तगालियों की ये सब देन थी। पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ? पुर्तगालियों की लूटपाट और अपहरण की नीति थी। पुर्तगालियों की धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी। पुर्तगालियों के पास संसाधन की कमी थी। पुर्तगालियों को भारत की अपेक्षा ब्राज़ील पर अत्यधिक जोर दे दिया, इसलिए पुर्तगाली जो है उनके पतन का कारण बनता है। पुर्तगाली यहाँ से निकल जाते हैं और उनके पतन का कारण बनता है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण मेन कारण जो था ये था कि भारत में आर्थिक संपन्नता थी। कस्तूनतुनिया का पतन था। यूरोप में आया पुनर्जागरण, यूरोपीय शासकों का समर्थन था, वाणिज्यवादी नीति की लोकप्रियता थी। तो यहाँ पे देखें तो प्राचीन काल से ही भारत अत्यंत संपन्न रहा। मध्यकाल में महमूद गजनवी के शाही इतिहासकार उत्तवी ने अपनी पुस्तक तारीख यामिनी में भारत को सोने की चिड़िया कहा। इतालवी इटली का व्यापारी मार्को पोलो 1293 से 94 में भारत की यात्रा पर आया था। इसने अपनी पुस्तक द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो में भारत की आर्थिक संपन्नता का व्यापक विवरण दिया। इसे मध्यकाल यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। कस्तूनतुनिया का पतन अब देखेंगे। 1453 में कस्तूनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार करके यूरोपीय व्यापारियों के तुर्कों के रास्ते को एशिया आने पर रोक लगा दिया। फलतः यूरोपीय नवीन वैकल्पिक मार्ग की तलाश में लग गए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को इसमें सफलता मिली। इसके बाद अनेक यूरोपीय कंपनियां इस मार्ग का अनुसरण किया। यहाँ पे तुर्की का एक देश कस्तूनतुनिया पर मध्य एशिया के सल्जक तुर्क कस्तूनतुनिया पर आक्रमण करते हैं और रोमन शासक के राजा को पराजित कर देते हैं। ऐसे में कस्तूनतुनिया के नागरिक 200 वर्षों से रह रहे थे। वह यहाँ पर भागने लगे और बेरोजगार हो गए। सल्जुक तुर्कों ने तुर्की में भारत आने का रास्ता बंद कर इटली में बस गए और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इटली में पुनर्जागरण
होता है और इटली के लोग 15वीं शताब्दी में यूरोप में भौगोलिक खोजों के युग की शुरुआत होती है और नए-नए आविष्कार किए जाते हैं। पुर्तगाल का नागरिक पुर्तगाल से उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मेडागास्कर, उसके बाद केप ऑफ गुड होप से आगे पहुंचा तो इसे भारतीय नागरिक मिला जिसे समुद्री मार्ग का बहुत ही ज्ञान था, जिसका नाम था अब्दुल माजिद। यह भारत के गुजरात का निवासी था। वास्को डी गामा ने इसे पथ प्रदर्शक बना लिया। 17 मई 1498 को केरल के मलाबार तट पर पहुंचा। वहां एक हिंदू शासक जिसको जमोरिन की उपाधि दी गई थी, केरल के कप्पकाडू बंदरगाह पर पहुंचा और जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। वाणिज्यवाद की नीति की लोकप्रियता देखेंगे अब। व्यापार और उद्योग को नियमित करके सोना चांदी प्राप्त करने की नीति को वाणिज्यवाद नीति कहा गया है। व्यापार के द्वारा बुलियन सोना चांदी प्राप्त करने की नीति को कहा जाता है। यह 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध हो रही थी। यूरोपीय लोग सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से आए और भारत की भौगोलिक स्थिति का पता लगाया। भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित है, जबकि यूरोप शीतोष्णकटिबंधीय में शामिल है। इसी कारण भारत उष्णकटिबंधीय फसलों जैसे मसाले, नील और सूती वस्त्र अत्यधिक मात्रा में होती थी। इन वस्तुओं की यूरोप में काफ़ी मांग थी। इसको बेचकर व्यापारी काफ़ी लाभ कमाते थे। हमने देखा कि पुर्तगालियों का आगमन किस प्रकार से होता है और क्या योगदान होता है तथा ब्रिटिश कैसे भारत में आए, आगे हम देखेंगे। एक त्रिकोणीय श्रृंखला के रूप में गेम चलता है। यहाँ पे देखा जाए तो मराठा एम्पायर था, मराठा साम्राज्य था और पुर्तगाली थे और फ्रेंच थे। इन तीनों को लड़ाकर अंग्रेज़ कैसे अपने आप में विजेता घोषित कर लेते हैं और सबको हरा के सबको खदेड़ देते हैं। भारत में फिर अपना शासन चलाते हैं लगभग 1947 तक। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रेंच में लड़ाई होती है, कार्नेटिक वार होती है। ये सब हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, अगले ऑडियो में प्रस्तुत करेंगे।